देखो, जो हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या करनी है, इसमें हमने क्या माना, एक पृष्ठ है जेड जेड डैश, ये अपवर्तक पृष्ठ है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अपवर्तक पृष्ठ। और इस अपवर्तक पृष्ठ के एक तरफ कोई अन्य माध्यम है जिसे मीडियम 1 कह सकते हैं। इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, v1। और इसके दूसरे तरफ एक दूसरा मीडियम है जिसका अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n2 मान रखा है, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट को क्या मान लिया हमने, v2। ठीक है, तो ये अपवर्तक पृष्ठ हुआ। इसके एक तरफ एक माध्यम और दूसरी तरफ दूसरा माध्यम है, यानी जैसे यहाँ वायु है तो यहाँ कांच है, या यहाँ कांच है तो यहाँ जल है, दो अन्य पदार्थिक माध्यम रहेंगे अलग अलग प्रकृति वाले, तभी तो अपवर्तन होगा। अब इस पृष्ठ पर एक समतल तरंगाग्र आएगा, इसका नाम हमने क्या मान रखा है, AB। और तरंगाग्र को शो करने के लिए इसके लंबवत रेखाएं भी दर्शाई जाएंगी जिन्हें किरण कहते हैं। तो इस वेव फ्रंट के लंबवत जो रेखाएं हमने खींच रखा है इन्हें क्या कहते हैं, रे। और जो किरणें हैं, ये किरणें किसको व्यक्त करती है, प्रकाश ऊर्जा के गति की दिशा को, कि प्रकाश ऊर्जा किस दिशा में जा रही है। ये जो तरंगाग्र AB है, AB वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट का सिरा A आके सरफेस से क्या कर रहा है, टकराया। हाइगेंस के अनुसार इस तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगे निकलेंगी, और वह द्वितीयक तरंगे माध्यम में उसी चाल से आगे गति करेंगी जिस चाल से प्राथमिक तरंगे गति करती हैं। उतनी ही तीव्रता की भी होंगी, यानी तीव्रता भी उतनी जितनी प्राथमिक तरंग की है, और दोनों माध्यम में आगे चलेंगे। तो देखो, जैसे ये तरंगाग्र का पॉइंट ये इस सरफेस को टच करेगा, सरफेस A से द्वितीयक तरंगे निकलेंगी, और वो द्वितीयक तरंगे हमें केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेना है, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरंगों को कंसीडर नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लॉ। यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसे नॉर्मल कहेंगे, अभिलंब, और इस अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बना रही है उसे कहते हैं आपतन कोण I। ये टाइम t बराबर 0 की बात है। टाइम t बराबर 0 पर ये आके बिंदु A से टकराया, उसके कुछ समय बाद ये पॉइंट B भी तो धीरे धीरे आगे आएगा। थैंक यू। ये जो पॉइंट B है वो आके यहाँ टकराएगा। जो पॉइंट A था वो टाइम t बराबर 0 पर पहले बिंदु A से टकराया, और तरंगाग्र का दूसरा सिरा ये B, ये कुछ समय बाद जाकर यहाँ पॉइंट से टकराएगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, B डैश। जो पॉइंट B से B डैश तक तरंगाग्र को जाने में समय लगेगा, हम मान लेते हैं कितना टाइम लग रहा है, T। ये टाइम लग रहा है। जो टाइम t बराबर 0 पर सिरा A टकराया है, तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी। आप जानते हो अगर ये मीडियम अलग ना होता तो ये तरंगाग्र ऐसे ही तो जाता अपने मार्ग पे। माध्यम दूसरा होने की वजह से मार्ग से विचलित होकर ऐसे जाएगा। तो ये मान लिया से नेक्स्ट वेव है जो रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट B जाके t समय बाद B डैश से टकराएगा। जब ये टकराएगा तो यहाँ पर भी पहले हमें अभिलंब खींच लेना चाहिए, और यहाँ से इस किरण को जाना कैसे चाहिए, ऐसे, लेकिन जाएगी कैसे, ऐसे। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, समांतर। ठीक है, जितने टाइम में, यानी मान लो 10 सेकंड 5 सेकंड जो भी लगा हो, ये तो 0 सेकंड की बात है कि पहले ये सिरा के टकराया, और A के टकराने के स्मॉल t समय बाद ये B सिरा जाके यहाँ पे टकराया है। तो पहले तरंगे A से उत्पन्न हुई हैं, और यही तरंगे माध्यम में आगे बढ़ेंगी। हम जानना चाहते हैं कि t समय बाद ये जो तरंगाग्र AB है वो कहाँ पहुँच गया, इसकी नई स्थिति क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दूसरे माध्यम में जो चाल है B और इसका टाइम लगा है t, इस चाल का और समय का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, दूरी।
डिस्टेंस मिल जाएगा। अब बी टू टी डिस्टेंस की त्रिज्या लेकर बिंदु ए से क्या लगाएंगे, चाप, ऐसे। और इस चाप के लिए क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा बिंदु बी डैश से ऐसे खींची जाएगी। ये स्पर्श रेखा मान लेते हैं पॉइंट ए डैश है, तो ए डैश बी डैश एक स्पर्श रेखा है। यहाँ पर जो ए डैश बी डैश है इसे कहेंगे न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट, यानी ये नया तरंगाग्र है। यानी इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये कौन है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और जो ये आ रहा था यहाँ पे फर्स्ट वाला ए बी, ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। यानी ये आपतित तरंगाग्र है, और जो ये नया मिला हुआ है ये क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। यहाँ पे जो कोण बनेगा इसे क्या बोलोगे आप, अपवर्तन कोण आर, और यहाँ जो कोण बना इसे कहेंगे आई। ये एंगल कितने का होगा, 90। और ये चाप के लिए जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये कोण भी कितने का बनेगा, 90। यानी ये भी 90 और ये भी क्या है, 90 है। इसके बाद बाई ज्योमेट्री ये जो एंगल आई है इस एंगल के जस्ट क्या होगा, बराबर। और ये जो एंगल आर है वो इस एंगल के जस्ट क्या होगा, बराबर, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ज्योमेट्री। परपेंडिकुलर का एक एंगल छोड़ के बाकी जो होता है आपस में बराबर होता है। यहाँ भी परपेंडिकुलर का एक एंगल छोड़ के बराबर हो गया। हमें स्नेल का नियम निकालना है। किसका नियम, क्योंकि अपवर्तन के लिए स्नेल का दूसरा नियम सिद्ध करना है। पहला नियम तो स्पष्ट है क्या, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, देखो तीनों एक ही तल में है कि नहीं। यह आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है, और यह आपतन बिंदु पर अभिलंब है, और ये तीनों एक ही तल में स्थित है। तो प्रथम नियम तो हो गया सिद्ध। रही बात दूसरे नियम की, वही ज्योमेट्री से हमें सिद्ध करना होता है। दूसरा नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, यानी अपवर्तनांक होता है, जिसमें साइन आई और साइन आर की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस ए डैश है इसकी वैल्यू कितनी है जी, ए डैश डिस्टेंस क्या होगा, बी टू टी। और ये जो बी से बी तक का डिस्टेंस है बी बी डैश, ये क्या होगा, बी बी डैश। देखो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, b1, और टाइम कितना लगा, t, तो डिस्टेंस होगा b1 इंटू टी। तो बी बी डैश की वैल्यू हो गई b1 इंटू टी, और ए डैश की वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक b2 इंटू टी। ये जानकारी स्पष्ट है। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक है ए बी बी डैश और एक बन रहा है ए डैश बी डैश। इन दोनों समकोण त्रिभुजों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, ये स्क्रीन पे है, त्रिभुज ए बी बी डैश से, इसमें अगर हम लिखते हैं साइन आई, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आई के सामने की भुजा लंब होगी, यानी परपेंडिकुलर होगा बी बी डैश, और कर्ण कौन सी भुजा होगी, ए बी डैश। तो इसे लिखेंगे बी बी डैश बाई ए बी डैश। इसमें बी बी डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, v1 इंटू टी, और बटे ए बी डैश को यूं ही रखा जाएगा। दूसरा त्रिभुज लेते ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इस ट्रायंगल में अगर हम लिखें तो साइन आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन आर के लिए क्या लिखेंगे, लंब ए डैश, और 90 के सामने कर्ण यानी हाइपोटेनस ए बी डैश। तो इसे लिखेंगे ए डैश बटे ए बी डैश, बट जो ए डैश है इसकी वैल्यू क्या है, b2 इंटू टी है। तो यहाँ यूज़ करेंगे b2 इंटू टी एंड बाई ए बी डैश। बट स्नेल का नियम क्या है, इन दोनों का अनुपात होना चाहिए, साइन आई बाई साइन आर। तो इसका भाग कर दीजिए, b1 टी बटे ए बी बाई b2 टी बटे ए बी। तो साइन आई बाई साइन आर बराबर ए बी डैश कट जाएगा और टी से टी कट जाएगा,
सिर्फ बचेगा क्या, V1 बाई V2। बट आपको एक बात पता है कि n बराबर होता है C बाई B, तो यहाँ से हाइगेंस के अनुसार B बराबर क्या आएगा, C बाई N आएगा ना। तो B1 की जगह क्या लिख सकते हो, C बटे N1, और B2 की जगह C बटे N2। ये मान यहाँ रख देता हूँ। समीकरण 1 से साइन I बटा साइन R बराबर V1 को रिप्लेस करके C बाई N1 और B2 को रिप्लेस करके C बाई N2 लिखेंगे। तो C से C क्या होगा, और ये N2 कहाँ जाएगा, अंश में यानी नॉमिनेटर में हो जाएगा, और N1 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। क्या ये भी स्क्रीन पर है, साइन I बाई साइन R बराबर N2 बटे N1 आया। साइन I बटे साइन R की वैल्यू क्या आ रही है, N2 बटे N1, और N2 का मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और N1 क्या है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब द्वितीयक का और प्राथमिक का हम भाग करेंगे अपवर्तनांकों का, तो हमें मिलेगा पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है, जिस चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, देखो N2 बटे N1 को हमेशा क्या लिखा जाता है, 1N2 बराबर इसे क्या कहते हैं, N माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसे हटा के हम लिख सकते हैं साइन I बटे साइन R बराबर N, और यही है स्नेल का नियम, क्योंकि ये होता है कांस्टेंट, यही स्नेल का नियम है। और जो ये स्नेल का नियम है यही अपवर्तन का द्वितीय नियम है, अपवर्तन का द्वितीय नियम है। तो ये हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार हमने प्रकाश के अपवर्तन की पूर्ण व्याख्या कर रखी है। ये एग्जाम में आता है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके आगे की चर्चा अगले वीडियो में।